हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेसन में जो है हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में देखे थे। आज जो है हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बाद जो ट्रेडिशनल मेथड था, कैसे हमारे जो एंसेस्टर्स थे तो वो कैसे रेन वाटर को कलेक्ट करते थे और उनका क्या मेथड था उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और जो है आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें जो है हम लोग हमारा यूज़ किया हुआ जो ई वेस्ट है यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस है, उसका अगर वेस्ट निकलता है उसको कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में जानने वाले हैं। और इसका जो वेस्ट निकलता है, ई वेस्ट जो भी निकलता है, वो हमारे एनवायरनमेंट, हम लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए और क्लाइमेट के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए जो है कितना जो है डेंजरस हो सकता है, कितना जो है हैजर्डस हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और इसका मैनेजमेंट कैसे होता है या फिर नहीं होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो पहले स्टार्ट करते हैं हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फिर जो है हम लोग ई वेस्ट की तरफ जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि टेक्स्ट में लिखा गया है, पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज अडॉप्ट ए वेराइटी ऑफ वाटर कलेक्टिंग मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर एज रेन वाटर। सम ऑफ द मेथड्स यूज्ड आर डिगिंग ऑफ टैंक्स और लेक्स, दैट इज एरिस, एंड सेकेंड मेथड इज उरानिस। ठीक है, तो ये जो पहला मेथड है, जो लोग एंसेस्टर्स हमारे रूरल एरिया में जो थे वो यूज़ करते थे इस तरह के मेथड्स, जो कि रेन वाटर को स्टोर करने के लिए मतलब जनरली काम देता था। तो उसमें पहला आता है हमारा डिगिंग ऑफ टैंक्स और लेक्स, दैट इज़ एरिस। ठीक है, तो ये जो टैंक्स और लेक्स ये लोग खोदते थे, बहुत बड़े बड़े टैंक्स और लेक्स जो है खोदते थे, उसको एरिस बोला जाता था। ये देखिए, ये सब जो पॉइंट होता है, ये एक टर्म होता है, ये सब जो है प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह के टर्म्स दे दिया जाएगा। और ये किससे रिलेटेड होता है, इस तरह से जो है 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा भी जा सकता है। तो ये सब जो है थॉरोली हमें जो है रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी से लिया गया पॉइंट्स हैं एंड ये एनसीईआरटी का समरी है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स जो है हमें बहुत मतलब अच्छे से याद रखना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जो है रिवाइज करने मतलब करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सब पॉइंट जो है आगे जाने मतलब आगे आगे बढ़ जाने के बाद बहुत सारे टेक्स्ट हमें याद रखने के बाद ये सब पॉइंट जो है हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का दिया हुआ रहता है। हम लोग आगे जब टेक्स्ट बुक रेफरेंसेस बुक जब करेंगे उस समय इतना ज़्यादा हमें पॉइंट्स रिमेंबर करना पड़ता है कि हम लोग ये सब पॉइंट्स भूल जाते हैं। तो बीच बीच में रिवाइज करने के लिए आप वीडियो जो है लॉन्ग मोड में, आप वीडियो जो है स्पीड मोड में डाल के रिवाइज भी कर सकते हैं, नहीं तो ये सब पॉइंट जो है हम लोग शॉर्ट में भी डाल सकते हैं। तो उसको भी आप रिवाइज करते रहिएगा। तो फिर जो है एरिस क्या होता है, एरिस इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन तमिलनाडु। एरिस इज constructed in such a way that if the water in one area overflows, it automatically gets diverted to the area of the next village as these areas are interconnected। ठीक है, तो जनरली ये प्रैक्टिस कहाँ पे होता था, वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस जो है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये तमिलनाडु में होता था। और ये एक जो है बहुत मतलब एक गड्ढा जैसे खोदते थे वो लोग, और उसमें जो है वाटर स्टोर होता था। और जब वो ओवरफ्लो होता था तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे एरिया को जो है नेक्स्ट विलेज में जो एरिया है उस तक जो है चला जाता था, क्योंकि ये जो है सारे इंटरकनेक्टेड होते थे। तो एक एरिया मान लीजिए मतलब फिलअप हो गया वाटर से, तो वो वाटर जो है ओवरफ्लो होकर लॉस नहीं होगा, वो दूसरे एरिया तक चला जाएगा। इस तरह से जो है हर एक गाँव में पानी मतलब स्टोर किया जा सकता था। फिर उरानीस क्या होता है, दीज आर स्मॉल पॉन्ड्स टू कलेक्ट रेन वाटर। द वाटर इज यूज्ड फॉर वेरियस डोमेस्टिक पर्पजेस, ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड बाथिंग। द दिस पॉन्ड्स स्कैटर द नियर बाय विलेजेस। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, छोटे छोटे पॉन्ड्स जैसे होता है, तालाब जैसे होता है, और छोटे छोटे तालाब जैसे गड्ढा, थोड़ा सा बड़ा गड्ढा तालाब जैसे ये लोग खोदते थे, और उसमें जो है रेन वाटर कलेक्ट होता था। और ये जो रेन वाटर कलेक्ट होता था, ये नियर बाय विलेजेस जो होता है, मतलब एक विलेज में अगर इस तरह का मतलब छोटे छोटे तालाब खोदा गया है तो ये आसपास के गांव को भी जो है पानी प्रोवाइड कर देता था, इतना ज़्यादा पानी उसमें स्टोर हो जाता था। और ये किसके लिए यूज़ होता था, ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड बाथिंग। ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए जो है ये यूज़ हो पाता था। फिर जो है हम लोग देखेंगे ई वेस्ट के बारे में एंड इट्स मैनेजमेंट। तो ई वेस्ट आर जनरली कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, which includes the spoiled, outdated, non-repairable electrical and electronic devices। ठीक है, तो ई वेस्ट जनरली क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है जिसका वेस्ट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जो है हम लोग ई वेस्ट बोलते हैं। एंड इसमें क्या आता है, हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है स्पॉइल हो चुका है या फिर आउटडेटेड हो चुका है या फिर रिपेयरेबल नहीं है, तो ये सब जो है हमारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक
डिवाइसेस का वेस्ट माना जाता है। दिज वेस्ट्स कंटेनिंग टॉक्सिक मेटल्स लाइक लीड, कैडमियम, क्रोमियम एंड मर्करी। ठीक है, तो ये जो वेस्ट निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मेटल भी रहता है। उसमें क्या क्या टॉक्सिक मेटल रहता है? लीड रहता है, कैडमियम रहता है, क्रोमियम रहता है, मर्करी रहता है। फिर दो ऑल्सो कंटेन आयरन, कॉपर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, गोल्ड। ठीक है, इसमें मेटल भी कुछ रहता है जो है आयरन, कॉपर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, विच कैन बी रिकवर्ड। तो ये जो मेटल्स रहते हैं वो तो रिकवर हो जाता है, बट ये जो टॉक्सिक मेटल्स रहते हैं ये जनरली जो है हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करता है। नेवरदलेस ओनली 5% ऑफ ई वेस्ट प्रोड्यूस्ड आर रिसाइकल। देखिए, जो ई वेस्ट निकलता है उसमें से बस 5% का ई वेस्ट ही जो है रिसाइकल हो पाता है, और बाकी लगभग 95% ऑफ द वेस्ट इज मीन्स वो ऐसे ही पड़े रहता है। 95% ऑफ द वेस्ट इज रिमेनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड कॉजिंग हैजर्डस इफेक्ट टू द क्लाइमेट। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर क्या आता है? सोर्सेस ऑफ ई वेस्ट, कहाँ से ये जनरली निकलता है वेस्ट जो है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सोर्सेस ऑफ ई वेस्ट में पहला आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आता है, फिर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आता है, फिर एसेसरीज आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या आता है? कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स, टेलीविजन्स, डीवीडी प्लेयर्स, कैलकुलेटर्स, टॉयज, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोग कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो अगर उसमें कोई ख़राबी आता है तो ये वेस्ट माना जाता है। फिर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में क्या आता है? रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर, ग्राइंडर, वाटर हीटर एक्सेट्रा। ये सब जो है हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। इसमें कोई ख़राबी आता है, अगर ये रिपेयरेबल नहीं हो पाता है तो फिर ये ई वेस्ट क्रिएट करता है। फिर एसेसरीज में प्रिंटिंग कैट्रिजेस, बैटरीज, चार्जर्स। ठीक है, ये सब जो है ये भी ई वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है अगर रिपेयरेबल नहीं हो पाया या फिर कोई उसमें जो है ख़राबी आ गया तो। ये जनरली सोर्सेस होता है ई वेस्ट का। फिर जो है हम लोग देखेंगे ई वेस्ट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है कितना है और क्या है। तो पहला पॉइंट जो है, डिस्पोजल ऑफ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विदाउट नॉलेज कैन बिकम द लैंडफिल एंड वाटर पोल्यूटेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कंटेन मेनी हैजर्डस heavy metals such as lead, cadmium that can cause severe soil and groundwater pollution. E-waste dumping yards and the places nearby are polluted and cause severe health hazards. ठीक है, तो ये जो है ये जो डिस्पोजल होता है इस तरह का, जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो भी वेस्ट निकलता है, जो यूज़ नहीं हो पाता है, जो रिपेयरेबल भी नहीं है और हम लोग ऐसे ही उसको फेंक देते हैं, तो ये क्या होता है? बाद में जाके लैंडफिल होता है, यानी कि ऐसे ही डंपिंग एरियाज़ में जो है इनको फेंका जाता है। फिर जो है इससे क्या होता है, इसमें जो हार्मफुल कंपोनेंट्स था, लीड, कैडमियम, क्रोमियम वगैरह जो भी था, ये सब जो है मिट्टी में मिलता है या फिर जो है वाटर में मिलता है। जैसे बारिश हुआ तो पानी वहाँ पे गिरा और पानी में जो है ये धुल के फिर जाके वाटर रिसोर्सेज में मिल गया, आसपास वाले नदियों में, तालाब में जाके मिला, तो फिर ये जो है वाटर को पोल्यूट किया और लैंड को भी पोल्यूट किया। फिर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कंटेन मेनी हैजर्डस हेवी मेटल्स, जो है हम लोग अभी देख लिए हैं, लेड, कैडमियम वगैरह जो भी है, ये सब जो है सीवियर सॉइल एंड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन करते हैं, क्योंकि अगर सॉइल में डंप किया जाता है तो सॉइल में पोल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर में अगर चला जाता है सॉइल के थ्रू से तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी होता है। फिर क्या होता है? ई वेस्ट डंपिंग यार्ड्स एंड प्लेसेस नियर बाई आर पॉल्यूटेड एंड कॉज सीवियर हेल्थ हैजर्ड। तो ई वेस्ट जो भी डंप किया जाता है आउटस्कट एरियाज़ में, सिटी के बाहर जो भी एरियाज़ होते हैं, तो ये भी पोल्यूशन मतलब ये पोल्यूटेड होता है, हाईली पोल्यूटेड होता है और हाईली डेंजरस भी होता है, और सीवियर हेल्थ हैजर्ड जो है ये क्रिएट करता है सबके लिए, यानी कि जो भी एनिमल किंगडम है, बर्ड किंगडम है, जो भी है सबके लिए है, जो हम लोगों के लिए, सबके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है। जो है हम लोग देखेंगे सीवेज मैनेजमेंट। तो सीवेज मैनेजमेंट में क्या होता है हम लोग थोड़े से देखेंगे कि अनट्रीटेड सीवेज और वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज द लीडिंग पोल्यूटर ऑफ वाटर सोर्सेज इन इंडिया। सीवेज वाटर रिजल्ट्स इन एग्रीकल्चरल कंटामिनेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये जो अनट्रीटेड सीवेज वाटर होता है, जो भी वेस्ट वाटर जो है घरों से निकलता है या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज, इंडस्ट्रीज जो निकलता है, वो जनरली लीडिंग पोल्यूटर माना जाता है। मतलब सबसे पहले इनका नाम आता है कि ये जो है वाटर सोर्सेज को हमारे पोल्यूट करते हैं इंडिया में,
और ये जो है रिजल्ट क्या देते हैं कि एग्रीकल्चरल कंटामिनेशन होता है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। यानी कि जब ये वाटर सोर्सेज में मिलता है और ये वाटर सोर्सेज जब प्रोवाइड किया जाता है एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो ये एग्रीकल्चरल कंटामिनेशन होता है। उसमें भी जो है काफ़ी सारे हार्मफुल चीज़ें जो है हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में पाया जाता है। और हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है। एनवायरनमेंट में भी जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलता है, उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और बहुत सारे इफ़ेक्ट आता है जो कि हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में जो है हेल्प करता है। ये सब जो है अनट्रीटेड सीवेज वाटर वगैरह, ठीक है। और इसका सोर्सेस क्या है, कहाँ से ये निकलता है? पहला तो डोमेस्टिक पर्पज़ और हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, जो भी घरों से निकलता है, ड्रेन वाटर वो सब होता है। फिर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, डाई एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ से निकलता है। फिर लेदर इंडस्ट्रीज़ से भी निकलता है। फिर शुगर ब्रिवरीज इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ से भी निकलता है। फिर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में सीवेज एंड वेस्ट वाटर जो है निकलता है। फिर इसका जो है कन्वेंशनल सी वाटर ट्रीटमेंट मेथड क्या हो सकता है कि प्री स्क्रीनिंग किया जा सकता है, फिर जो है उसको एरेशन किया जाता है, फिर स्लज मैनेजमेंट किया जाता है, फिर जो है वाटर यूज़ हो सकता है। तो 1 बाय 1 करके ये सब मेथड्स क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर जो है हम लोग उसके बाद जानेंगे कि ये जो वाटर फिर से रीयूज़ कैसे हो पाता है, ठीक है। तो प्री स्क्रीनिंग क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है, आप थोड़ा सा डायग्राम के साथ साथ देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये जो है प्री स्क्रीनिंग जनरली क्या होता है, हमारा वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इज स्क्रीन्ड टू रिमूव सॉइल एंड सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। तो प्री स्क्रीनिंग में जनरली हमारा वेस्ट वाटर से जो भी मतलब सॉइल पार्टिकल्स होता है या फिर सॉलिड पार्टिकुलेट्स होता है उसको जो है रिमूव किया जाता है, ठीक है। वेस्ट वाटर चाहे कहीं से भी हो, डोमेस्टिक एरिया से हो या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से हो, जो भी निकलता है वेस्ट वाटर उससे जो है पहले सॉइल रिमूव किया जाता है और सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, एरेशन किया जाता है। स्क्रीन्ड वेस्ट वाटर इज देन पम्प्ड टू एन एरेशन टैंक। एरेशन मीनिंग यानी कि आप इतना याद रख सकते हैं, एरेशन जो है टर्म एयर से आता है, ठीक है। तो एयर के कांटेक्ट में आना यानी कि एरेशन होना, ठीक है। तो जो भी स्क्रीन वाटर जो भी हो गया उसको जो है पंप किया जाता है एरेशन टैंक में। हेयर द माइक्रोबायल कंटामिनेंट्स आर रिमूव्ड बाय द बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो क्योंकि एरेशन होता है तो प्रेजेंस ऑफ एयर इज नेसेसरी एंड ये जो है पंप किया जाता है कहाँ पे, एक एरेशन टैंक में पंप किया जाता है और वहाँ पे जो है माइक्रोबायल कंटामिनेंट्स जो है रिमूव किया जाता है बाय बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है। सेडिमेंटेशन यानी कि सेटल डाउन हो जाना। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में जो है सॉलिड पार्टिकल्स जो भी रहता है ये सस्पेंशन फॉर्म में रहता है, तो उसको जो है अलाउ किया जाता है सेटल होने के लिए, यानी कि छोड़ दिया जाता है। तो ये धीरे धीरे करके सेटल हो जाता है नीचे और फिर जो है उस सेटल्ड आउट सस्पेंशन को जो है हम लोग स्लज बोलते हैं, उसको जो है धीरे से नीचे से निकाल लिया जाता है। फिर जो है स्लज रिमूवल होता है। द स्लज जनरेटेड बाय द डिग्रेडेशन प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड पीरियडिकली फ्रॉम द टैंक फॉर सेफ डिस्पोजल। तो इसको जो है अच्छे से जो है नीचे से निकाल दिया जाता है और उसको जो है सेफली डिस्पोज किया जाता है ताकि ये ज़्यादा हार्म ना कर पाए हमारे एनवायरनमेंट को। फिर जो है डिसइंफेक्शन किया जाता है, जो बाकी इतना सब होने के बाद जो वाटर बचा रहा उसको जो है फिर क्लोरिनेशन किया जाता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू से जो है इसको निकाला जाता है ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कंटामिनेशन हुआ था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से वो थोड़ा सा रिमूव हो सके और कम्प्लीटली ये जो है हमारे यूज़ करने लायक जो है बन सके। क्लोरिनेशन से जो है ये एकदम प्योर फॉर्म में आता है। फिर जो है वाटर रिसाइकलिंग होता है। द वाटर विल देन सप्लाइड फॉर द डोमेस्टिकल एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेस, ठीक है। फिर जो है वाटर सप्लाई किया जाता है किसके लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी जो है ये सप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायग्राम के थ्रू से जो है समझाया गया है। प्री स्क्रीनिंग यहाँ पे होता है, वेस्ट वाटर आया तो यहाँ पे प्री ट्रीटमेंट होने के बाद सॉलिड पार्टिकल्स सब वगैरह जो भी था रिमूव होने के बाद यहाँ पे एरेशन टैंक हो गया, यहाँ पे एयर इंड्यूस किया गया। फिर जो है सेडिमेंटेशन टैंक में ये जो सेटल हो रहा है यहाँ पे, इसको जो है यहाँ से पाइप के थ्रू से जो स्लज निकल जा रहा है, यहाँ पे स्लज रिमूवल हो गया। फिर जो है सैंड फिल्ट्रेशन होके फिर से जो है पानी को यहाँ पे लाया गया। यहाँ पे क्लोरीन एंड यूवी रेडिएशन के थ्रू से जो है डिसइंफेक्शन किया गया। फिर जो है ट्रीट हो गया ये वाटर, तो ट्रीटेड वाटर को फिर से जो है सप्लाई किया गया। तो इस तरह से जो है हमारा सीवेज वाटर को जो है हम लोग ट्रीट करके फिर से यूज कर सकते हैं। ये था हमारा सीवेज मैनेजमेंट। फिर आगे वाले लेसन में जो है हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा बहुत उस मतलब एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है
कैसे हमारे फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट आए है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई कहीं पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको चाहिए कोई और सोर्सेज हम इसमें ऐड करें तो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और आज का लेसन लास्ट तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।